नमस्ते दोस्तों, सुरमेर काशी के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बनारस के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मिल रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं बनारस की, संगीत की और भी अनेक विषयों पर। आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और बनारस के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले श्री अमिताभ भट्टाचार्य जी। एक बहुत ही चहेता और चर्चित नाम है बनारस के। और आज हम आपसे कुछ संगीत, बनारस के संगीत के विषय में बातें करेंगे, कुछ इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो अब तक अनसुनी रही हैं। नमस्ते दादा। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक। दादा, कुछ हमारे दर्शकों को बनारस के संगीत के इतिहास के विषय में कुछ बताइए। बनारस विश्व की प्राचीनतम लगातार जीवन रेखा संपन्न एक नगरी है। इतिहासकार मानते हैं लगभग 6000 वर्षों की जीवन रेखा है। और संगीत शायद मनुष्य के समूह बनने की स्थिति से ही प्रारंभ हो गया है। जब तक व्यक्ति अकेला था उसमें साउंड प्रोडक्शन जरूर रहा होगा, मगर सुर में ध्वनि की अभिव्यक्ति ये भी अति प्राचीन सच्चाई है। हवा के साथ सुर मिलाना हो, झरने के पानी की आवाज के साथ सुर मिलाना हो, हाथी के आवाज के साथ सुर मिलाना हो, या अन्य पशु जगत, प्राणी जगत के ध्वनि का अनुकरण करना हो, सुर एक अति प्राचीन या आदिम सच्चाई है। काशी चूंकि अपने अस्तित्व में भी अति प्राचीन है, तो सबने स्वीकार लिया कि सुर का प्रत्यक्ष ज्ञान और सुर का व्याकरण, ग्रामर, पद्धति, इसके भी विकास इसी परिक्षेत्र से शुरू हुआ होगा। उस दृष्टि से संगीत काशी की एक प्राचीनतम सत्य है। और इस संगीत की दो यात्रा है। एक वैदिक मंत्रों के उच्चारण के छंद पद्धति, उससे ध्रुपद गायन का जन्म हुआ। और एक जो माटी के पास रहते थे, चाहे उसे हम उस समय के किसान कहें या सामान्य जन, जिन्होंने प्रकृति से ध्वनि समूह को पाया, उनकी गायन पद्धति लोक गायन, फोकलोरिस्टिक्स, ये भी एक अति प्राचीन सच्चाई है। काशी में ये दोनों चीजें दीर्घ काल तक समानांतर रेखा जैसे चली। ध्रुपद संगीत, वैदिक गायन, सामगान ध्रुपद होकर देवालय संगीत में परिवर्तित हुआ। और लोक संगीत भी अपनी धारा से चल के जब जनपद की परिकल्पना आई, गांव के बीच में शहर की परिकल्पना विकसित हुई, तो लोक संगीत जनपदीय संगीत में परिवर्तित हुआ। देवालय संगीत में ध्रुपद से थोड़ा सा डाइल्यूट करके भजन प्रारंभ हुआ। मोगलिया काल या पूर्व मध्य जो इतिहास है, 6वीं शताब्दी से आगे एक तीसरी विधा का विकास हुआ, हवेली संगीत। संपन्न लोग अपने घरों में संगीत को ले गए। देवालय का भी हिस्सा था, लोक संगीत का भी हिस्सा था। और वही आगे चल के मुगल काल में
कोठों में मुजरे के स्वरूप में चला गया। काशी में मजे की बात है कि मंदिर में जो गाने के पद गाने पे हम उसे भजन कहते हैं, वही पद महफिल में गाने पर उठुमरी हो गई। भजन में हम गाते हैं नाजुक बहिया न मरोरी रे, वही महफिल में गाने पर बाईजी साहबा का ठुमरी हो गया। तो बनारस एक अद्भुत संगीत, विशेषकर हिरणी के चाल जैसा, कभी जनपद, कभी लोक और कभी देवालय, इसी में सर्कुलेटेड हुआ और हर समय इनके प्रशंसक लोग रहे, श्रोता। जैसे प्रख्यात संगीतज्ञ, कुछ ही दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया, पंडित छन्नूलाल मिश्र थे लोक संगीत के कलाकार, मगर कालक्रम में वो शास्त्रीय संगीत के दरवाजे पर भी दस्तक दे दिए। उनकी जीवन इस पूरी यात्रा को देखें तो अद्भुत था। वो शास्त्रीय संगीत की मंच से सोहर गाते थे। अब कुछ लोग इसको निंदा करेंगे, मगर कुछ लोग बाटी चोखा और राजभोग एक साथ खाते हैं। भिन्न रुचि ही लोगों की रुचि पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए बनारस संगीत के दृष्टि से वस्तुतः ये मुख्य धारा है। मध्यकाल में जैसा इतिहास से इंगित मिलता है, तानसेन जी का परिवार काशी से गया था, ग्वालियर। वहां से वो वृंदावन गए, स्वामी हरिदास जी से संगीत सीखा। फिर उन्होंने सूफियाना इस्लाम को कबूल कर लिया। पांडे उपाधि से वो तानसेन हो गए, मगर उनकी जो संगीत की धारा है वो भारतीय आध्यात्मिक धारा से कहीं अलग नहीं है। क्योंकि और किसी धर्म में साधना और सिद्धि ये दो परिकल्पना नहीं है, क्योंकि तानसेन जी में पूरा साधना और सिद्धि ही है। संगीत के जरिए साधना। हाँ। संगीत पंचम वेद है और वही सुर नाद में परिवर्तित होता है और नाद ही अनाहत नाद में परिवर्तित होता है। तो काशी संगीत में भी एक अद्भुत सूफियाना अंदाज है। पंडित रविशंकर जी हों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो, पंडित कंठे महाराज हो, ये काशी की जो विभूति हैं, हम इन्हें मात्र संगीतज्ञ नहीं कह सकते। ये संगीत के साधक हैं। संगीतज्ञ कहेंगे तो आप कहेंगे यश के पैमाने पे कितना नाम है, भारत सरकार ने कितनी उपाधियां दी हैं। पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य सरोद साधक, वो चूंकि सरकारी दरबारी नहीं थे इसलिए उनको सरकारी उपाधियां नहीं मिली, मगर वादन और साधना के दृष्टि से उन्नाद साधक थे। तो काशी में दो प्रकार के कलाकार हर समय मिले। एक तो यश और धन के पीछे नहीं भागे, अति गोपनीय रूप से साधना करते रहे। और कुछ लोगों को यश की कामना होती थी, मंच का आकर्षण होता था, सरकारी उपाधियों से बड़ा उनका मन संतुष्ट होता था, वो उसके पीछे भागे। तो काशी इस मामले में
आज भी विश्व जगत के सामने 10% भी मुक्त नहीं है। 90% काशी कोहरे के पीछे हिमालय की तरह छुपा हुआ है। 10% का शिखर दिखाई पड़ रहा है, वही बहुत बड़ा है। लोग उसी को देख रहे हैं। पूरी दुनिया में जो प्रसिद्ध है काशी, वो सिर्फ उसका सिर्फ 10% देख रहे हैं। हाँ। गत 100 वर्ष के संगीत के इतिहास में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की पुत्री अन्नपूर्णा देवी जी जिन्हें समकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ माना जाता रहा है, उनके एकमात्र गंडाबंद शिष्य पंडित अमित जी काशी के हैं। मगर अमित जी को कथित मंच प्रशंसा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने एकांत में ही उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की एक राग यमन की बंदिश उन्होंने बनाई थी, सुर साधो गुणी सुर को पहचान लो, उसी को रियाज कर रहे हैं। उन्हें यश की कोई कामना नहीं है, उनको ना ब्रॉडकास्ट की कामना है ना पॉडकास्ट की कामना है। तो काशी ऐसे तो हर कुछ दिखाई पड़ता है, कोहरा नहीं है, मगर अगर आप ईमानदारी से काशी को गहन अध्ययन करने का प्रयास करें तो बहुत से विद्या की विधियों को आप कोहरे के पीछे छुपे देखेंगे। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो साधक हो। साधक सड़क पर अपने ऊपर स्टिकर लगा के नहीं घूमता है कि मैं साधक हूं, वो एकांत में पड़ा रहता है। तो काशी को महज ऑप्थेल्मोलॉजिकल सिस्टम आंखों से देखने पे शायद दिखाई नहीं पड़ेगा। काशी पंक्तियों में नहीं है, काशी बिटवीन द लाइन्स है। पंक्तियों के बीच में जो लिखे हुए नहीं है, उसके भाव को समझने पर काशी को समझा जा सकता है। उसमें एक दुर्लभ सच्चाई है काशी की संगीत। और ठीक है, परिवर्तन के नाम पर हम काशी के भौगोलिक संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं। दालमंडी इलाका निकट भविष्य में आंशिक रूप से लुप्त हो जाएगा, मगर उन इलाकों में रहने वाले संगीत के विदुषियों के इतिहास लुप्त तो नहीं होना चाहिए। वो जीवित रहे, ये देखना ज्यादा जरूरी है कि उन स्वरबालाओं में अद्भुत संगीत सिंचित और संवर्धित रहा। उसको भी अतीत कह के हम अगर भूल जाएंगे तब थोड़ा कष्ट होगा। इसलिए काशी के ये संगीत के इतिहास और यथार्थ को विशेष गंभीरता के साथ, तटस्थता के साथ, बिना किसी पक्षपात के लिपिबद्ध करना, और आज के तारीख में तो अगर उपलब्ध है तो उसको रिकॉर्डिंग में प्रिजर्व कर लेना, ये शायद बेहतर होता। दादा, आपसे काशी के बारे में और काशी के संगीत के इतिहास के बारे में बहुत सी बातें पता चली। और जैसे कि आपने बताया कि अभी तक जो पूरी दुनिया काशी को देख रही है, सिर्फ उसका 10% ही देख पा रही है, शायद 10 से भी कम। सिर्फ भूगोल देखने पर इतिहास का ज्ञान नहीं होता है।
और विशेषकर मैं एक शब्द को बार बार दोहराता हूं, ए पास्ट लेस प्रेजेंट हैज नो फ्यूचर। एक अतीत विहीन वर्तमान का भविष्य नहीं होता है। काशी के अतीत की जानकारी होगी तभी आप वर्तमान के साथ उसको मिला पाएंगे कि कितना ब्रॉड फॉरवर्डेड हुआ है, तभी भविष्य की बात सोचा जा सकता है। और अगर कोई सोच ले कि नहीं पुराना हो गया इसको खत्म करो, तो खत्म है। काशी के साथ ये ठीक नहीं है, किसी भी जगह किसी के साथ ठीक ठीक नहीं नहीं है, लेकिन इसकी प्राचीनता को सृजना रखना है। सृजना हर समय नवीन रूप में हो। सृजना रिनोवेशन नहीं होना चाहिए। क्रिएशन इज क्रिएशन। पुराने के ऊपर नया कुछ बैठा दिया हमने, वो रिनोवेशन है या डिस्ट्रक्शन है। नया बनाना है तो नए सिरे से ही बनाइए। चलिए, थैंक यू दादा। काशी के बारे में और भी बहुत सी बातें जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।